नमस्कार। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी भारत अध्ययन केंद्र को और ऑर्गेनाइजर्स को कि उन्होंने मुझे इस योग्य भी समझा कि यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि कल से मैं देख रही हूँ कि यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने धर्मपाल जी के साथ बहुत समय व्यतीत किया है एंड दे नो हिम एंड हिज वर्क्स मच बेटर देन आई डू। तो जैसे कि कल किसी ने अपने वक्तव्य में कहा था, आई बिलोंग टू दैट परहैप्स दैट सेकंड जनरेशन व्हिच वाज नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू हैव मेट हिम, और इसलिए मैं उनको सिर्फ उनके कामों से ही जानती हूँ और आप सब लोगों से बेहतर जान सकती हूँ जिन्होंने उनके साथ समय बिताया। What actually inspired me to study Dharampal ji and his works? There are two things that make me identify with him. पहला है कि जैसे कल लॉर्ड अल्वारेज जी ने अपने व्याख्यान में कहा, he was Mr. Perhaps. He was not perhaps schooled or trained as a historian, as a sociologist or anything else. और मुझे लगता है कि fortunately और unfortunately it stands true for myself also, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा 8वीं के बाद स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर्मली जा नहीं सकी, एजुकेशन कंटिन्यूड. So I identify with him that I cannot compartmentalize myself. Secondly, I find धर्मपाल जी with a purpose all the time. अभी मैंने पूरे तो उनकी द ब्यूटीफुल ट्री ही पढ़ी है और एग्जैक्ट्स पढ़े हैं बाकी जो उनकी राइटिंग्स है उनमें, और बहुत बार सुना है लोगों को उन पे बोलते हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ वो लिख रहे हैं, इवन द फर्स्ट कर्सरी रीडिंग ऑफ द ब्यूटीफुल ट्री made me realize that he is not really Mr. Perhaps, he is also Mr. Purpose. He is a man with a purpose, he is a scholar with a purpose and an activist with a purpose. अभी जो बहुत गैप हो गया है एकेडमिक्स में, एक्टिविस्ट्स में और पॉलिटिशियंस में, तो धर्मपाल जी लगता है कि ना तो एकेडमिशियन की पूरी कैटेगरी में फिट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका एक पर्पस है जिसके साथ वो लिख रहे हैं. That makes me very identify and develop a sort of affinity with him. So his archaeological efforts in the domain of knowledge were all shaped by this purpose. I could sense that the purpose perhaps is a rediscovery of the lost, और कम से कम हम कह सकते हैं overshadowed, overpowered, submerged Indian self. उसको वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं. Submerged and drowned and lost in the spate of colonization. क्योंकि उस समय लिखना, उस समय की चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं जबकि अंग्रेज यहाँ आ रहे हैं. तो ऐसी कौन सी उनकी जो चॉइस ऑफ पीरियड्स है, और कल जैसा आपने पवन गुप्ता जी ने अपने आख्यान में बार बार इंगित किया कि उन्होंने एग्जैक्ट डेट्स बताई हैं कि इन पे अध्ययन करिए, एग्जैक्ट इंसिडेंट्स बताए, इनको अध्ययन करिए. उससे मुझे लगता है कि पर्पस होना और ज़्यादा क्लियर होता है कि क्या चीज़ पढ़े जिससे कि एग्जैक्टली समझ आए कि कहाँ पे गड़बड़ है और उसको कैसे ठीक किया जाए, उसका एक प्रोग्राम फॉर एक्शन कुछ नज़र आ सके. His purpose for me was not only confined to this rediscovery of the self, but perhaps also recovery. And उसके लिए वो लिखते हैं शुरू में The Beautiful Tree में that it is not merely the critique of colonizers that he intends to do. वो colonization का भी खाली critique नहीं दे रहे हैं, उनका purpose उससे भी कुछ beyond है. He perhaps believed that the roots of our decay lie in colonization, लेकिन उसका critique खाली करने से काम नहीं होगा. So he works towards finding who we were, who we are, in order to pave way for a program for action. He seems to understand and also project before us what were the locations of ourself that we lost, and thereby he generates a possibility of recovery of the self. From where? कौन सी sites पे ढूंढे उसको, कहाँ से recover करें. और The Beautiful Tree पढ़ते हुए मुझे लगा कि education को उन्होंने discover किया है कि वो एक साइट है जहाँ पे रिकवरी ऑफ द सेल्फ इज पॉसिबल, नॉट ओनली अ रीडिस्कवरी ऑफ द सेल्फ बट ऑल्सो अ रिकवरी. Perhaps everyone agrees that the British used education as a site for colonization of our mind. So we have decolonized politically, लेकिन हमारे दिमाग अभी भी वैसे ही colonized है, हमारा सेल्फ अभी भी आज़ाद नहीं है. So I see no purpose in celebrating our independence. But how many of us would agree that in the post-independence period we have made earnest efforts towards decolonization on the plane of education. जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है उसमें अभी भी ऐसे लगता है कि हम colonized हैं. कम से कम मुझे ऐसे लगा. I remember as far back when I was in standard 10th, class 10, I grew very rebellious about the system. I felt constricted and stifled within this system of education. So political decolonization of India, like other colonies,
could not make the process of decolonization complete. It runs skin deep, it runs into our minds and souls. Both as a student and a teacher, I have sensed this colonization. स्कूल में पढ़ा, थोड़ा बहुत कॉलेज जा पाई, कभी नहीं जा पाई, कभी यूनिवर्सिटी गई नहीं गई, और जब से पढ़ाना शुरू किया और मेरा अनुभव यही है, these bastions of knowledge, these universities, I am sorry to say, but they are heavily colonized places. क्योंकि मुझे लगता है we are not able to instill that sense of self confidence in our students. हम उनको दे ही नहीं पा रहे self confidence, self realization, self understanding, self reliance किसी हालत में नहीं दे पा रहे. All our efforts to bridge this gap between education and employment. ऐसे लगता है कि शिक्षा का सारा मतलब ही रोजगार रह गया, और रोजगार कौन सा है? Go on telling my students, I don't know how many of you would be able to appreciate that, कि करने क्या आए हैं यहाँ पे? नौकरी पाने आए. नौकरी लग रहा है कि सबसे बड़ा काम हो गया. There is no sense of self confidence कि हम भी कुछ कर सकते हैं. I'm sure if I'm not prejudiced to say this, but I find education in post-independent India to be continuing, to be colonizing in the sense that it has created same binaries and hierarchies. कल पवन गुप्ता जी को मैं बार बार रेफर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उनके बोलने के बाद मेरे बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है. I am very humbly just putting forth an idea before you. These binaries, home and school, home and workplace, पहले ये बाइनरी नहीं थी, हाउस और वर्कप्लेस. मैं जेंडर स्टडीज भी कभी कभी पढ़ाती हूँ, तो ये बात हमेशा आ जाती है कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कब हुआ. सो हाउस होल्ड वॉज नॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वर्क प्लेस इन प्री कॉलोनियल प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. नेचर एंड कल्चर, लेफ्ट एंड राइट, सॉरी, वर्क इन लेजर, वर्क इन नॉलेज, ये सब बाइनरी हो गए, पोल्स हो गए. नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज और एंड विजडम. कल हम बात कर रहे थे विज्ञान की, और आपने रेफर किया कि हम क्यों कहना चाहते हैं कि हमारे पास विज्ञान था. क्योंकि मुझे लगता है विज्ञान इज बिकमिंग ज्ञान, जो समझ विहीन ज्ञान है वो विज्ञान हो गया आज. एंड वी वांट टू से एंड assert, and that reflects our colonization again, that we had the science, we had this modern science within us. Whether our science, so-called sciences, I put it within quotes, were premised on some philosophy, some worldview, और या फिर वो शेप्ड था वैसे ही जैसे मॉडर्न साइंस है. ये हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है, और ये सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है शायद बार बार मेरी ओपिनियन में, कि हमारे पास भी वैसा ही साइंस था और वैसे ही फॉर्म में टेक्नोलॉजी थी जैसे कि अभी वेस्ट के पास है. देयरफॉर वेस्ट शुड नॉट फील सुपीरियर टू अस. नो, वी हैड समथिंग एल्स. इट इज़ देयरफॉर today's education is as alienating from the self as the colonial education was. I see the signs replete here, everywhere. And education ingrains this sense of inferiority very well. किसी किसी में false sense of superiority, थोड़े से लोगों में, और फिर लोगों के बीच में भी बाइनरी बनती है. ये गैप, ये एक फिशर क्रिएट होता है, the elites and the rest. In most of the students, there is no self-confidence. Education fails in giving them confidence in themselves. They have no confidence that they can be producers or creators. सबको खाली नौकरी चाहिए. Even our IIT students, I keep on asking them, what do they want to do when they pass out? Why are they here to study? And everyone sees placements as the objective for study. That is very unfortunate for us. लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ जगह हमने दिखाई नहीं है और कि कुछ और भी कर सकते हैं. And then the kind of employment that people get into alienates from the community further. Thus, the erosion of pre-colonial communities and institutions is becoming yet deeper. Even the present education system keeps on training us into being subjects, searching for self-definition through the other, the West size and interpretations. The present education keeps on alienating us, and it fills our minds with a kind of self-abnegation. तो हम वही कर रहे हैं, emulate the path of Western scientific and technological development, but we also keep on accepting the Western knowledge systems, even in our social sciences, in the domain of social sciences. What we are doing is trying to study our society, our indigenous society through Western scientific methods. तो ये जो सारा discourse of objectivity है विज्ञान के पास में, जो वैल्यू न्यूट्रलिटी का डिस्कोर्स है, I have a question on that. The present education system successfully is creating a gulf between westernized local elites, the hybrids, and the native multitudes.
And it is also widening this gap so as to create a self-colonizing present. I call it a self-colonizing present through neo-colonial means. नए जरिए हैं, लेकिन काम वही हो रहा है. We have failed miserably to equip the people with required self-understanding, self-confidence and self-reliance, three things which are indispensable for decolonization to be made possible. Dharampalji's The Beautiful Tree not only gives this much required sense of self-confidence by telling us this was what we were. It not only fosters a kind of self-understanding, but also gives us insights into how can we become a self-reliant community, gives us the confidence that we can be a self-reliant community. His work gives us a cue that Swavalamban was built into the very social fabric of Indian society on the eve of British conquest. Community-supported education. The education was not supported by the state, it was not supported by the market, but by the community. तो शिक्षा एक परंपरा के रूप में बह रही थी, प्रवाह कर रही थी. He writes, if I have time, I would quote it, because I was told to finish up in 5 to 6 minutes. आप सब ने जरूर पढ़ी लिया है जहाँ वो कहते हैं शिक्षा और एजुकेशन में फर्क करते हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा वही नहीं है जो एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन है. शिक्षा इज समथिंग एल्स. सो लैंग्वेज ऑल्सो एक्ट्स एज अ साइट ऑफ कोलोनाइजेशन. और यहाँ आते ही जब स्टूडेंट्स हमारे आते हैं और उनको अंग्रेजी पूरी बोलनी नहीं आती तो सबसे पहले तो वहीं धक्का खा जाते हैं. हम यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ धक्का लगा रहे हैं, उनको बार बार कह रहे हैं कि जो तुम हो वो तो बहुत कम हो और यहाँ आके कुछ बनो, कुछ बनने के लिए आ रहे हैं. He also differentiated between this term school and pathshala, and we need to be very careful about studying this because I think, of course, and in the next paragraph he refers to factory schooling in England, जहाँ पे किस चीज में there is no शिक्षा I think which is going on. There is only going on, what is going on is schooling into a yet colonized subject existence. तो हम गलत कहाँ हो गए? Where did we falter? So I think we are still infatuated by the West. So much so that even when we want to assert ourselves, जैसा कि हमने बात की कि हमारे पास भी साइंस थी, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी थी लेकिन दूसरे तरह की थी. कितनी हो टेक्नोलॉजी, कैसी हो टेक्नोलॉजी और कहाँ उसको इस्तेमाल करें, इसके बारे में हमारे पास एक कॉन्शियसनेस थी. ये कॉन्शियसनेस मुझे नहीं लगता कि अभी की टेक्नोलॉजीज में है. द फास्टर पेस दैट टेक्नोलॉजी इज टेकिंग, सो इट इज बिकमिंग अ काइंड ऑफ टेक्नोक्रेसी. तो हम वही इंडिकेटर्स यूज करने लगते हैं. We may rather choose to say that we had the wisdom. विज्ञान था कि नहीं था? We had wisdom of measures. हमको पता था कितना, कब, कहाँ, कैसे. We had dharma. We had technology as much as it should have been. So we were not slaves to technology. We were using technology. We were not being consumed by technology. और हम एक unidirectional process में evolve नहीं कर रहे थे direction में. Such an infatuation was evident in all our hurried attempts to catch up with the West post-independence. और मुझे लगता है, I don't want to name people, I don't like that idea, but still I would like to say that although Nehruji was the precursor to this drive, it has not died and the present leaders suffer from the same catch-up with the West syndrome. And it is not about political parties, it is not about right or left. All our talks about development, all our talks about bullet trains, all our talks about express highways, whether Congress, BJP or Samajwadi, Kashi to be made, Kyoto, seem to be pointing towards this, that we are still within this catch up with the West syndrome. As Nehru would often say in the 1950s, what Europe did in 100 or 150 years, we must do in 10 to 15 years. I think it was here that we faltered. It was not because of one person that we faltered. It was because he represented many of us. He today also represents many of us. We may just decry him, but it is there, very much there within, I must say at least 80%, 90% population is colonized into thinking the same way. So it was this colonized and colonizing imagination that provided the framework for all policies, the economic policy, the education policy and so on. It was not only the infatuation with the West, it was something more subtle. It was lack of understanding of the Indian self, lack of confidence in ourselves, a deeply ingrained sense of inferiority. वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं. And dependence on Western paradigms and Western definitions. The fissures that colonization created still exist और ज़्यादा subtle forms में exist कर रहे हैं. कभी कभी लगता है कि हम इससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे.
and they manifest in the form of binaries. कल आपने पवन गुप्ता जी ने अपने आख्यान में लेफ्ट और राइट की बाइनरी की बात की, मुझे भी वैसे ही स्टाइफल्ड फील होता है. There is no space for someone who would say I am not right, I am not left, I don't know where do I go, and everybody has got a left and a right. एक बायां पाँव नहीं बढ़ाते चले जा सकते और दायां पाँव नहीं बढ़ाते चले जा सकते. हमारा अस्तित्व दोनों पर है. But we have started, because we are colonized, thinking in forms of binaries, upper caste, lower caste, women and men. Colonization operates through the binaries, positing the two constituents in contrast to each other. One is this dualism, another is positing them in contrast, and this contrasted hierarchizing contrast. And it sustains through this. Through English education, a dual society was created. On the one hand, an adaptive and relatively modern urban elite. On the other hand, a vast multitude of people living in the hinterland, where historical forms of social, economic and political organization थोड़ा सा उनका branch continue to exist. इसलिए बहुत बड़ा एक gap create हो गया between the native elite and the masses during the colonial period. It persists till today. All our universities are like islands of knowledge, no connect with the local. Neo-colonizers were produced from amongst the colonized. तो अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी संतानें अभी यहाँ पे हैं. We continue to be caught up in this binary. और मैं कभी कभी IIT के स्टूडेंट्स को एक पेपर में पढ़ाती हूँ, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज. आई रेफर टू इट. कुछ इसके इंडिकेशंस इतने क्लियर दिखते हैं जब हम कहते हैं कि मैं जयपुर की हूँ, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है ये कॉलोनी और वो कॉलोनी और वो कॉलोनी, और बनारस में भी जैसे जैसे सिटी एक्सपैंड कर रहा है कॉलोनीज बन रही है. These so-called developers, what are they doing? जो भी नया जगह एक्वायर करते हैं किसानों से, उसको कहते हैं हम इसको डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करके बनाते हैं वहाँ पे कॉलोनी. Why are we continuing to use this word colony if we are not colonizing our masses, if we are not colonizing nature? Nehruji, like many of his contemporaries in other decolonized new nations, was caught up in this dilemma. The challenge he faced was, एक तो bridge करेंगे gap between rapidly diverging worlds within India, और दूसरा काम इंटरनेशनल स्टैंडिंग कैसे बनाए, इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव कैसे बनाए, भारत भी कॉम्पीट कर सके एज अ नेशन. दिस वाज, एंड आई थिंक मॉडर्न एजुकेशन बिकेम अ व्हीकल ऑफ दिस इमेजिनेशन, दिस प्रोजेक्ट. Today we are all the same hybrids. In each one of us there is not one self. We are many cells within ourselves. हमको खुद ही नहीं पता है कि हमारे अंदर contradicting cells exist कर रहे हैं. We are all fraught with these binaries that colonialism used to propagate itself and perpetuate itself as neo-colonialism. International arena में इसका क्या नतीजा हुआ? This emphasis on development as catching up with the West produced a particular split between nations. उनमें भी एक हायरार्की बन गई, एलिट नेशंस और बाकी के. सो हम जब भी बात करते हैं कि कुछ नेशंस डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं, द मोमेंट वी प्लेस आवरसेल्व्स विद इन द स्कीम वी फॉल प्रे टू दिस, वी फॉल प्रे एंड वी ऑलरेडी हैव फॉलन प्रे टू दिस. द मोमेंट वी यूज द सेम फ्रेजोलॉजी, द थर्ड वर्ल्ड, आई थिंक इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट implications this split had. We are all caught within this system, और लेफ्ट राइट हम लोग कर रहे हैं. But what is pushed into our minds is also this TINA factor. There is no alternative. So is there really no alternative? That is what we have to think about, whether the situation is really that grim and pessimistic. ऐसे कभी-कभी लगता है कि इतना निराशाजनक हो गया, अब कोई रिवर्सल नहीं बचा. लेकिन धर्मपाल जी एक टॉर्च बेरर की तरह आते हैं और टॉर्च बेरर की तरह थोड़ी सी रोशनी दिखा के बोलते हैं कि जाइए वहाँ आर्काइव्स के अंधेरे कमरों में और आपको कहीं से कुछ मिलेगा ऐसा जिसमें की आशा दिखाई पड़ेगी. एंड देन ही शोज अस हाउ टू बिगिन एंड ऑल्सो फ्रॉम वेयर टू बिगिन. कल आपने रेफर किया कि उन्होंने वो जगहें बताई, यहाँ पढ़िए, ये पढ़िए, कितना पोथी पत्रा पढ़े, रीड विद अ पर्पस. This beginning may be heralded on the site of education. He's told us, let us work on education, although all his volumes are holistic in approach. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि education एक जगह मिलती है जहाँ से कि we can resolve that we will decolonize us. Once we resolve, we can do it through education. So let us not celebrate our political independence. Let us work for true Swaraj. Only possible to be realized in a truly decolonized society. Decolonized not only from without. अभी तक हम ऐसे ही सोचते हैं स्वराज को, जो गांधी जी कहते भी हैं कि विदेशी राज और होम रूल स्वराज नहीं है.
हमको अपने अंदर से डिकोलोनाइज करना है खुद को। हमारे अंदर जो ये कॉन्ट्रडिक्टिंग सेल्स हैं, ये जो हाइब्रिड्स हैं, इनको जानना है पहले अंदर से। That is what seems to be the purpose with which let us not therefore reduce him to be a thinker to be studied. That is the message, very humbly, before all the scholars, all the activists, all the people who have done much more than what I could humbly do. उन सब से ये पर्पस है, खाली पढ़े नहीं धर्मपाल जी को, पढ़ने के लिए ना पढ़े, but rather use the light of his torch. He showed us, he gave us that torch for fighting the darkness around and also within us. और बाहर की फाइट करने के लिए सब लगे हैं, लेकिन within फाइट करने में नहीं लगे. So we have to also fight this darkness within, and that is the message I find. That is the purpose I find in his writings. Thank you very much.